अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन में आज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से इजलास था। इजलास के बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने एक चीज़ वाज़े कर दी और वाशगाफ अल्फाज में उसका इजहार कर दिया कि इंतखाबात हर सूरत में 8 फरवरी को ही होंगे। उससे पहले गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भी बड़े वाज़े अंदाज में कह दिया कि किसी को भी इंतखाबात के अमल में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो एटलीस्ट एक बात के ऊपर इस वक्त सारे स्टेक होल्डर, सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है, फ़ौज की जानिब से भी बयान आ गया कि वो मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की रोशनी में जो जहाँ जहाँ उनकी ज़िम्मेदारी लगाएगा वो अदा करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी ज़िम्मेदारी है इंतखाबात करवाना, उसने भी आज कह दिया। और जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं जिनके पास चार्ज है गौहर इजाज़ साहब, उन्होंने भी कह दिया कि सिक्योरिटी इस काबिल है कि इंतखाबी अमल आगे बढ़ जाए। बाज़ वाक़यात ऐसे हैं कि तशवीश बढ़ जाती है उनको देख के, खौफ ये आता है कि किसी बड़े सियासी रहनुमा को अगर टारगेट किया गया तो फिर क्या होगा। सूरत हाल ऐसी पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है क्योंकि ये जो दहशत गर्द तंजीमें हैं इस वक्त बाज़ इलाकों में बलूचिस्तान में और बाज़ जगहों में KP के अंदर मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों को निशाने पर रखे हुए हैं। पंजाब के अंदर भी इस ख़तरे को रूल आउट नहीं करना चाहिए और बड़ी सियासी जमातों और बड़े सियासी रहनुमा जो हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम लोगों को, उनकी पार्टियों को भी और वो इदारे भी जिनकी ज़िम्मेदारी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सारों को सर जोड़ के इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इंतखाबात पुरअमन तरीके से आगे बढ़ जाएँ। कोई बड़ा सानहा जो है ना वो हमें सामने ना आ जाए। खौफ आता है बाज़ औक़ात 2007 वाली सूरत हाल देखते हुए मोहतरमा को इंतखाबात से ऐन पहले जिस तरीके से शहीद किया गया था। तो अल्लाह पाक रहम करे, ये इंतखाबी अमल आगे बढ़ जाए। लेवल प्लेइंग फ़ील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार शिकायत करती है, तो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड बहरहाल उनके लिए नहीं है। उनके उम्मीदवारों को कैंपेन करने की आज़ादी नहीं है। और जिस तरीके से बल्ले का निशान लिया गया और जिस तरीके से उसके बाद सज़ा का अमल हुआ इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, वो 2018 की तरफ हमें ले जाता है। 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को इसी तरीके से पाबंद सलासिल किया गया था। इंतखाबात से पहले वो 13 जुलाई को वापस आए थे तो एयरपोर्ट से ही गिरफ़्तार करके तो उनको बंद कर दिया गया था। इस दफ़ा यही काम इमरान खान के साथ किया गया। इंतखाबी अमल बेहतर होता है जब सारे जो उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स, एक पार्टिसिपेटरी जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंटली आगे बढ़े। बड़ी सियासी जमातों में अगर देखें तो नून लीग के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी कौमी सतह की जमातें हैं जिनकी चारों सूबों में सीटें जीते भी हैं, उम्मीदवार लड़ते भी हैं। अगर ये मुकाबला इनका खुला होता, बराबर की फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड इनके लिए होती, फिर तो बात सही थी। लेकिन इस दफ़ा तहरीक इंसाफ जो है 2018 में नून लीग की निस्बत ज़्यादा डिसएडवांटेज पोजीशन पे है। नून लीग के पास एटलीस्ट इंतखाबात में जाते हुए शेर का निशान मौजूद था। सेनेट इंतखाबात से पहले उनके शेर का निशान वापस लिया गया था। उसके बाद उनके उम्मीदवारों के साथ जो कुछ हुआ 4-5 साल वो सब के सामने है। इस दफ़ा PTI के साथ यही कुछ होगा। उनके हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट्स अगर जीत जाते हैं तो 3 दिन इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है कि उनके पास हैं, अगर किसी सियासी जमात में शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं, नहीं तो फिर इंडिपेंडेंट रहेंगे। मेरा अपना इस मामले में ख़दशा ये है कि उनको पुश किया जाएगा बड़ी सियासी जमातों की तरफ। हो सकता है एक हिस्सा IPP के पास चले जाए, कुछ नून लीग के हिस्से में आ जाए, कुछ पीपल्स पार्टी ले जाए और जो इंडिपेंडेंट्स रह जाएंगे उनका वोट बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल हुआ करेगा, जैसे सेनेट में नून लीग के सेनेटर्स का होता है, कभी संजरानी साहब के लिए, कभी गिलानी साहब के लिए। तो ये सूरत हाल है। आज प्रोग्राम में इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे, सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से भी और इंतखाबी अमल कैसे आगे बढ़ेगा। हमारे साथ जो मेहमान हैं, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हैं JUI से, अज़मा बुखारी हैं PMLN से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। हुमायूं साहब आपसे आगाज़ करते हैं। पहले तो सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से आपकी जमात जो है प्रैक्टिकली तो इंतखाबी अमल से उसको दूर कर दिया गया, बल्ले का निशान ले लिया गया, उसके बाद इमरान खान की सज़ा का अमल है। क्या सिक्योरिटी इस काबिल है कि आपके हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट्स आसानी से कैंपेन कर सकते हैं? बाजौड़ वाला एक नाखुशगवार वाक़या हमारे सामने मौजूद है। वैसे उसकी बाय द वे दाइश ने आज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है अभी थोड़ी देर पहले शाम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह सबसे पहले लेट मी करेक्ट यू ओवर देयर। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है। उनसे सिर्फ चूँकि तहरीक इंसाफ से आप लोगों ने सिंबल ले लिया है तो उनको सेपरेट सिंबल मिल रहा है, लेकिन ये हैं तहरीक इंसाफ के लोग। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने अपने फॉर्म्स जमा किए हैं उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन किया है कि वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं, तो वो आज़ाद नहीं है। लेकिन अब आ जाती है बात, वो है सिर्फ ये नहीं था, वही
ये जो क्वेटा में भी हुआ था उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वो बॉम्ब ब्लास्ट में ज़ख्मी भी हुए, काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, कोई मेरे ख्याल में शहादतें भी हुई हैं। देखिए बात ये हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, ये इस वक्त पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर का वो मसला है वो बड़ा संगीन है। हमने इस वक्त देखना होता है कि जब हम लेट्स से जब मेरे पास मरीज़ आते होते, मैं एक इमरजेंसी एक्सीडेंट एमरजेंसी में बैठा हूँ तो मेरे पास 3-4 मरीज़ आते हैं, मैंने उनको ट्रायाज करना होता है। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है या जिसको मैं बचा सकता हूँ मैं पहले बचाता हूँ, जिसको अगर मैं 1 घंटे तक नहीं देखूँ तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं उसको 1 घंटे के लिए बिठाऊँगा, और जिसको अगर मैं 5 घंटे में कुछ ना देखूँ तो उसको मैं आराम से बिठा सकता हूँ। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी इमरजेंसी नहीं होती लेकिन तब भी आए होते हैं। उस ट्रायज को अगर सामने रखा जाए तो मेरे सामने 2 सूरत हाल है, या तो इलेक्शन डिले कराओ और कहो कि यार प्रॉब्लम है, और या फिर आप ये देखो कि इस वक्त मुल्क में हालात क्या है, इस वक्त मुल्क जिस प्रॉब्लम से जा रहा है उसमें मुल्क में इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, आपके फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो भी बेहतर हो सकती है, सारी चीज़ें उसके साथ लिंक्ड हैं। आप पूरी उम्मीद हैं कि 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबी अमल है उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेहकाम आएगा? देखिए मेरा ये ख्याल है कि ठीक है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस ये फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पीटीआई के साथ वो कर रहे हुए, लेकिन अगर ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो वोटिंग प्रोसेस है उसके अंदर धांधली ना हुई, आज तक जो होगी 8 सही तरीके से हो जाए, 8 साफ शफाफ रहे, 8 सही तरीके से हो जाए, और 8 के बाद ये जो हम लोगों ने हमेशा देखा था कि खरीदो फरोख्त वाला सिस्टम होता है, अगर वो किसी हद तक करना भी चाहते हैं तो मुझे उम्मीद ये है कि 2 चीजें होंगी। तो मेन चीज है 8 अगर सही हो जाए, अगर तो 8 में इस्तेहकाम आएगा, मेरे ख्याल में हो जाएगा। क्यों? उसकी एक वजह आप समझते हैं इस्तेहकाम आएगा? मैं समझता हूँ आ जाएगा, मैं समझता हूँ किसी हद तक आ जाएगा। उसके ये है कि आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो बाहर उनको ना निकाला जाए, उनको फॉर्म 45 दे दिया जाए, वो चीज़ हो जाए, तो फिर मेरे ख्याल में किसी हद तक उसकी क्रेडिबिलिटी हो जाएगी कि ये ठीक है। होपफुली 8 सही होगा, क्योंकि 8 से पहले बहुत कुछ हो चुका है, नहीं इस पे मत रहना, इस पे मत रहना। ये हर स्टेज पे आप देखते जाएंगे, हर स्टेज पे जूं ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पे स्ट्रांग है तो अगला हर्डल करते हैं, वो नहीं है। तो अब ये जब फर्स्ट स्टेज से हम निकल जाएंगे तो इनको पड़ जानी है प्रॉब्लम कि यार 8 में इतने लोग निकल, अगर 8 तारीख को बहुत ज्यादा निकल आए, लेट्स से टर्न आउट आपका 70% हो जाता है, तो फिर मसला आ जाएगा। फिर ये 8 को मैन्यूवर करने की कोशिश करेंगे, और पोस्ट 8 को, अगर 8 को मैन्यूवर करने के बाद पता चले कि यार डब्बों में तो हर तरफ पीटीआई के कैंडिडेट, तो अब क्या करेंगे? फिर ये पोस्ट 8 के बाद 9 और 10 और 11 में जाके करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, सबसे पहले तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं ये दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमारा ये इलेक्शंस 5 को हो जाएगा। 6 तारीख को हमें मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह ताला कोर्ट्स को कह के हमें सिंबल भी वापस मिल जाएंगे, हमने सारी चीज़, तो पोस्ट इलेक्शन सिंबल पीटीआई को वापस मिल जाएगा। पीटीआई ऑलरेडी इज अ रजिस्टर्ड पार्टी। वो वहाँ तक जब आप पहुँचेंगे तो फिर उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन हाफिज़ साहब, पहले सिक्योरिटी के हवाले से, आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं वहाँ सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, और बलूचिस्तान में भी ऐसी है और केपी में भी ऐसी है, दोनों प्रोविंसेस में। लेकिन पंजाब के भी बड़ा हिस्सा इस वक्त ख़तरे की लपेट में है। आप लोग आसानी से कैंपेन कर सकते हैं? मौलाना फजल रहमान को कुछ खदशात माजी में रहे, उनके ऊपर अटैक्स भी हुए, आपके अपने ऊपर हमला हुआ, अल्लाह ताला ने आपकी जान बचाई, अभी क्या सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्र नजीम साहब। नजीम साहब, बात यह है, ये जो सिक्योरिटी की खदशात है इसका इजहार जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले बार बार मौलाना साहब ने, हमारी क़ियादत ने इसका इजहार किया है। लेकिन यही कहा जा रहा था कि मौलाना साहब इलेक्शन से भाग रहे हैं। कुछ सियासी पार्टियों की क़ियादत से जो हमारे माजी में इत्तेहादी रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी यही कहा जा रहा था, मुख्तलिफ़ पार्टियों की तरफ से, लेकिन वो हकीकत पर बात करते थे। आज वो सूरत हाल आप ख़ुद कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल नागुफ्तबी है। अब इस सूरत हाल में उस वक्त भी हम कहते थे, अगर आप बज़िद है हुकूमत और रियासती इदारे, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत, अदालत के ज़रूर हमने इस आइनी तकाज़े को पूरे करने हैं, तो आइनी तकाज़ा हमने कहा यह भी थे कि इस पहलू पर भी आप नज़र रखें कि आप सिक्योरिटी दें आवाम को, वोटर को, कैंडिडेट को। आज तक कल
जो पीटीआई का जो बाजवड़ में शहीद किया गया शाहजेब रेहान ज़ेब खान को, नौजवान है, उसको शहीद किया। कितनी जुल्म, कितनी ज़्यादती, कितनी बेदर्दी से, जुर्म क्या था उसका, ना हुकूमत ये बता सकता है। और हाफिज़ साहब, दहशतगर्द इस तरह की कार्रवाइयाँ करने से इस वक्त रुकेंगे नहीं, क्योंकि उससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ता है, नफरत फैलती है। मैं आपके बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन फिर भी जो ज़ख्मी है, जो रंजीदा है, बाजवड़ में हमारे वर्कर कन्वेंशन पे 100 के करीब हमारे कारकुन शहीद हुए आपके सामने, उसके बाद फिर शहीद हुए। अभी ये आपके सामने बलूचिस्तान में सिब्बी में जो रैली पे 2 धमाका हुआ, उससे पहले मस्तूंग में मुझ पर, फिर 12 रबीउल अव्वल के रैली पर, पुलिस पर, मतलब जो सूरत हाल आपके सामने, यही सूरत हाल का, इस मखसूस सूरत हाल का अमन व अमान के हवाले से इसका इजहार तो हमने किया था। अब ये रोकना, वोटर को तहफ़्फ़ुज़ देना, कैंडिडेट को सिक्योर रखना ताकि वो आवाम से राबिते में रहे, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? एक बेचारा कैंडिडेट क्या कर सकता है? वो तो आम आदमी को तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता है, वो अपने आप को नहीं दे सकता। तो मौलाना साहब बार बार ये कहते रहे कि ये सूरत हाल है, अगर आप मज़ीद एक इलेक्शन करना है, ठीक है, हम अपने सर हथेली पर रखेंगे, आवाम भी रखेंगे, मौलाना साहब इलेक्शन वायरल हो जाना चाहिए। वो तो हम पहले कह चुके हैं कि अगर आप 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं, 8 फरवरी को इलेक्शन करें, बिल्कुल मैं यही कहता हूँ। अभी यहाँ तक जब आप पहुँचे, आज 1 फरवरी है, कल 2 है, पूरे 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते आज ही के दिन अगले हफ्ते इलेक्शन हो रहा होगा। फिर मुलतवी नहीं होना चाहिए, फिर इलेक्शन जरूर होना चाहिए। 8 फरवरी को इलेक्शन जरूर होना चाहिए। नताइज का इंतजार कर रहे होंगे क्या? आज ही के दिन 1 हफ्ते के बाद हम नताइज का इंतजार कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि 8 फरवरी को हर सूरत में अभी इलेक्शन होना चाहिए। जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो अभी किस चीज़ का इंतजार है? और बस अभी इलेक्शन में चले जाना चाहिए, हम तो तैयार है। अज़मा बीबी, बड़े जो सियासी लीडर्स हैं, सिक्योरिटी का ही नुक्ता नज़र पहले ले लूँ फिर आगे चलता हूँ। इस वक्त नवाज शरीफ आज केपी में एड्रेस कर रहे थे, बिलावल आई थिंक आज बलूचिस्तान में थे। दोनों की सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो रहनी चाहिए। इमरान खान इस वक्त जेल में अंदर हैं, नहीं तो उनकी भी सिक्योरिटी यकीनी बनाना इस वक्त उतनी ही जिम्मेदारी होती। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़ी सियासी जमातें, मौलाना फजल रहमान उसी में शामिल हैं, बड़ी सियासी जमातों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना और उनके लीडर्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना। क्या पार्टियाँ खुद भी इसके ऊपर नज़र रख रही? बहुत शुक्रिया मलिक साहब जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो बड़े सियासी लीडर्स हैं उनकी ज़िंदगियाँ मुल्कों के लिए, कौमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और हम कोई भी, खुदा न खास्ता अल्लाह पाक, इस मुल्क को किसी भी अंधोनाक वाक़े से महफूज रखे। ये बात अपने तौर पर दुरुस्त है कि इलेक्शंस को सबोटाज करने के लिए बहुत सारी कुव्वतें जो हैं वो काम कर रही हैं। कुछ मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, कुछ हमारे मुल्क के अपने लोग हैं जिनको अभी भी चैन नहीं आ रहा, जो अभी भी मुल्क के अंदर फितना फसाद, जब बाहर निकलते हैं फितना फसाद पैदा करते हैं। और कुछ जो है वो जेल के अंदर से पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस को जो है वो डिरेल करने के लिए, पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस को जो है और दारों को मिलाइन करने के लिए लॉबिस्ट फर्म्स हायर कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। तो ये एक तो फैक्चुअली अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ तक मैं अपनी पार्टी की बात करूं, जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब आप इस तरह से इलेक्शन कैंपेन करते होते हैं तो ये मैं साफ कहना चाहती हूँ कि सिर्फ परवरदिगार है उसकी ज़ात ही महफूज रख सकती है, उसी की जो है वो हिफाजत इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन जो प्रिकॉशनरी मेजर्स ह्यूमनली पॉसिबल हैं, जो लिए जा सकते हैं, वो बिल्कुल हम यहाँ नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज साहब के लिए, मरीम साहिबा के लिए, अंदर साहब के लिए, और इवन हमारे जितने कैंडिडेट्स इस वक्त मैदान के अंदर हैं, वो सब अपने अपने तौर के ऊपर जो है वो इसके ऊपर देख रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन बाकी अल्लाह पाक के हाथ में है। आपने अभी कहा जेल के अंदर से उन्होंने लॉबिस्ट फर्म हायर किए किसी इदारे के ख़िलाफ़ कैंपेन करने के लिए। मेरे इल्म में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि पीटीआई ने या इमरान ने अभी किसी लॉबिस्ट फर्म को फ़ौज के या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन के लिए हायर किया अभी रिसेंटली। वो अगर पुरानी बात कर रही हैं, जिन दिनों उनका जनरल बाजवा के साथ इशू चल रहा था, वो पुरानी बात होगी। कोई रिसेंट डेवलपमेंट है तो वो आप रोशनी डालिए, क्योंकि आपने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाए। जी मैं गुजारिश करती हूँ जी, बिल्कुल 45 दिनों के लिए एक नई लॉबिस्ट फर्म जो है वो 3 दिन पहले हायर हुई है और हज़ारों डॉलर के ऊपर उसको 25 मार्च तक के लिए हायर किया गया है, जिसका पूरा जो फोकस है, ये अगर आप तक खबर नहीं पहुंची, मैं ज़रूर आपको जो है वो डिटेल्स भिजवा दूंगी। पूरे पाकिस्तान को पता चल गई है ये खबर कि और पहले भी इमरान खान साहब या तो ये पहले भी यही करते रहे, आप भी वो जेल में बैठ के भी यही कर रहे हैं।
जी वो बिल्कुल, मैं हो सकता है आपसे स्किप हो गई हो, मैं आपको भिजवा दूंगी डिटेल। मेमन साहब को भी पता है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान को सबको पता, और हमने वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं और बाकायदा इसको रिपोर्ट भी किया गया है मीडिया के अंदर। दूसरी गुजारिश ये है कि बिल्कुल आपने दुरुस्त सवाल किया था सेनेटर साहब से कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा इलेक्शन के बाद, और मेहमद साहब जो है उनका एक जो कंडीशनल जवाब था कि अगर पीटीआई जीत जाए तो इस्तेहकाम आ जाएगा, जो कि इन्हीं के हाथ में है इस्तेहकाम, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये चाहे मुल्क में आग लगवा दें, ये चाहे मुल्क के अंदर जो है वो हमले करवा दें, बलवे करा दें, ये इनके हाथ में हमेशा रहा है और ये करते रहे हैं। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, ये जो अभी जो कह रहे हैं ना, ये साहब ने कहा था कि इंतखाबी अमल से बहरहाल इस्तेहकाम आएगा, ही सेइंग कि जो भी हो चुका है इसके बावजूद इस्तेहकाम आएगा। उनका हमेशा कंडीशनल होता है। मैं जी बात पूरी कर लूं प्लीज, मैंने बिल्कुल नहीं कहा था कि पीटीआई जीतेगी। मेरी बारी है जी, मेरी बारी है। झूठ बोल रही है, सामने झूठ बोल रही है। मेरा रिकॉर्ड मेरा दोबारा चला है, पता चला कि ये कैसे झूठ बोल रही है। अज़मा से जवाब सुनने फिर आप रिस्पॉन्ड करिए। जी अज़मा, आप इतने खतीबे मस्जिद ना बने, आप इतने खतीबे मस्जिद ना बने, मुझे साथ झूठ आप ना बताएं ना, आपका साथ झूठ जो है जो सर से पांव तक सरापाई झूठ पार्टी है वो मुझे साथ झूठ ना बताएं ना, मैं उनको इसलिए सुनने के लिए तैयार हूं उनसे। मेरी बात में मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपने जो फरमाना था आपने फरमा लिया, मुझे बात कंप्लीट करने का मौका दीजिए, बड़ी मेहरबानी। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो अभी ग्राउंड पे कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ये कहीं पर ये सोशल मीडिया के अंदर है, ओवरसीज के सिर के ऊपर जो ट्रेंड चला लेते हैं और इनको लगता है ये बड़े मकबूल हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस वक्त शादरा के हल्के के अंदर बैठी हूँ, यहाँ पर पीटीआई का नामो निशान नहीं है। डोर टू डोर से लेकर कॉर्नर मीटिंग से लेकर मैं दिन में हजारों जगहों पर जो है वो लोगों से मिलती हूँ, मैं बहुत सारी जगहों पर जाती हूँ, पीटीआई का नामो निशान नहीं है। अब जब यहाँ से वोट नहीं निकलेंगे फिर उन्होंने कहा धांधली हो गई है। इनके मुताबिक तो वो 4 हल्के जो बार बार इनके पूरा ड्रामा करने के, पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करने, पार्लियामेंट पे हमला करने के बाद भी जब वो 4 हल्कों के अंदर वो दोबारा हमेशा पीएमएलएन को मिले, जिन 4 हल्कों के ऊपर उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी, पार्लियामेंट पे हमला किया था। सो ये ग्राउंड की पार्टी है नहीं, ये सोशल मीडिया की पार्टी है। सोशल मीडिया का वजीर आजम को डिक्लेयर पहले भी किया हुआ है, अब भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ग्राउंड पे आप देख रहे हैं इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो किस तरह से, कितने बड़े बड़े जलसे जो है वो उनके हो रहे हैं, किस तरह से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और हमारे तमाम उम्मीदवारान जो है वो अपनी ग्राउंड के ऊपर। और ये जो इस हल्के के अंदर अगर बात करूं शादरा के अंदर, यहाँ पर एक वकील साहब हैं जो एनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कहीं नजर नहीं आते क्योंकि वो इस हल्के के हैं नहीं और उनको कोई सपोर्ट भी शायद यहाँ से नहीं मिल रही। दूसरे जो एमपीए साहब के कैंडिडेट हैं वो इश्तिहारी हैं 9 मई के अंदर। अब आप कहेंगे ये उस इश्तिहारी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए, वो इश्तिहारी सरेंडर क्यों नहीं करता आके? वो इश्तिहारी जो है वो मुल्क वो बाहर निकला था संडे को 10 मिनट के लिए, हमायूं साहब से इसका जवाब ले लें। हमायूं साहब से या 3 घंटे जीटी रोड बंद करके वो जाके आराम से किसी सेफ कोने में जाके बैठ गया। हमायूं साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी एक बात पे कमेंट करना चाहूँगा। आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि जब 2018 में 2021 में जब इनके सेनेटर्स को वो आज़ाद के लिहाज से ये आए थे, 2018 में आए थे, सॉरी 2018 में जब वो आए थे, तो उन लोगों ने कभी सादिक संजार ने कभी इधर कौन से थे? क्या उसमें ये सिद्दीकी साहब थे, मुसद्दिक मलिक साहब थे, पीर साबिर शाह साहब थे, सादिया अब्बासी साहब थी, अफनान साहब थे, सारे इंडिपेंडेंट्स हो गए थे। इसका मतलब है इसका मतलब है इन लोगों ने पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट देते रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं? सबके नाम नहीं लूंगा जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के वायलेशन की थी, यही है ना, जिन्होंने वायलेशन की थी। इनसे सीनियर किरमानी साहब, हाफिज करीम साहब, नुसरत साहिबा, मुशाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं कि ये आपका ख्याल था कि संजरानी साहब एक माइनॉरिटी पार्टी से चेयरमैन सेनेट बन सकते थे इसके बगैर? आप वो बहस ऑन एयर कर रहे हैं, व्हिच यू नो। मैं तो ये कहता हूं कि मैं तो कहता हूं इन लोगों ने किया था, मैं तो कहता हूं इन लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया था। इट वॉज नॉट, मेरा ये नहीं ख्याल कि इन लोगों ने किसी के कहने पे क्या था, ये लोग पीपल्स पार्टी को जिताना नहीं चाहते थे। आपके 25 एमएनए ने गिलानी साहब को वोट करके तो सेनेटर बनवाया था, ये आप रियलिटी भूल गए हैं। सिर्फ एक जुमला कहने ये रियलिटी आप भूल गए हैं। सुन ले आपके एमएनए थे, ये हमसे ना बाद में सिंध हाउस में वो गए थे, पहले हमारे कौन से सेनेटर इनके साथ मिले थे, ये लिस्ट ये बताएं सेनेटर साहब। अब आप भी चुप रहना, अब आप भी चुप रहना, आपको पता है थोड़ी देर के लिए, अब आप भी थोड़ी देर के लिए खामोश रहना, अब आप भी थोड़ी देर खामोश रहना। खैर एनीवे, अब आ जाती है बात जो हाँ, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। ठीक है, अब जो इन लोगों ने बात की है ना, देखिए मैंने अपने उसमें एक दफा भी नहीं कहा अगर पीटीआई जीते थे, मैंने कहा अगर उसमें जो पोलिंग एजेंट्स है उनको फॉर्म 45 मिल जाए तो फिर उसका मतलब है कि उसकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी।
इन्होंने प्रिज्यूम कर लिया कि अगर फॉर्म 45 दे दिया जाए तो इसका मतलब है पीटीआई जीत जाएगी। आपको फॉर्म 45 मिलेगा आपके लोगों को। सुन लेना, अगर मिलेगा ना, अगर मिलेगा, देखिए ना, अगर मिलेगा, 8 से पहले बहुत काटा तोड़ा फोड़ा जा चुका है, 8 सही होगा। नहीं, मैं देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर लोग निकले, ये लोग साथ साथ मॉनिटर कर रहे हैं। आपने देखा है कि एक एक चीज, हर वो चीज जो मरियम नवाज ने ख्वाहिश की थी, वो हर चीज उस तरीके से हो रही है। कैसे? आपने मुझे एक बात बताया, उन्होंने कहा था कि ये शुरू में तो उन्होंने कहा था ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड जीरो जब तक नहीं आ जाता, फिर उन्होंने कहा जीरो क्या होता है कि जब तक, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर 200 केसेस नहीं हुए थे, इमरान खान के ऊपर 200 केस नहीं हो गए, फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा था जब तक उनको नाअहल ना, मतलब जब उनको जेल में डाल दिया, जब तक नाअहल न कर देना, फिर उन्होंने कहा था जब तक आप पीटीआई को डिसमेंटल नहीं करेंगे जैसे पीएमएलएन नहीं होते, हो गई। फिर उन्होंने कहा था इसका मतलब बराबरी हो रही है। 2018 में जो कुछ आपने नून लीग के साथ किया था वही कुछ 2024 में पीटीआई के साथ हो रहा है। नून लीग के साथ जो होता है 2018 में आप इस सिस्टम के बेनिफिशियरी थे, अभी नून लीग बेनिफिशियरी। लेकिन मैं एक और बात हूँ, उन्होंने कहा था जब जस्टिस वो जो इजाजुल एहसन साहब की बात आई थी, मरियम नवाज ने कहा था कि ये जज नहीं बनेंगे, इनको हम बनने नहीं देंगे। जज तो ऑलरेडी थे ना। नहीं, सॉरी, चीफ जस्टिस बनने नहीं देंगे, इनको हम बनने नहीं देंगे। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? रिजाइन किया? नहीं, कोई वजह होगी ना। मुझे एक बात बताएं, मैं मुझे पता है 8 महीने बाद मैंने सारी जिंदगी उस पोस्ट को सामने रख के मैंने मेहनत की। नून लीग के हलकों में एक बात बड़ी आम है, मैं आपको ऑन एयर बड़े पूरे यकीन के साथ ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इनके एक बड़े सीनियर लीडर से पूछी थी, उनकी और जज अरशद मलिक साहब की कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं और ये फॉरेंसिक सुना था कि नून लीग ने करवा के रखी हुई हैं। ये मैं क्या सराही नहीं कर रहा, इनके पास तो हर किस्म की वीडियोस हैं जिनकी इन्होंने फॉरेंसिक की हुई हैं। ये लोग मौलाना तो साहब, हाफिज अब्दुल्ला साहब, बहस किसी और तरफ चले जाएगी। 8 फरवरी को आप क्या देखते हैं, इंतखाबी अमल सही हो गया या जैसे अभी पीपल्स पार्टी पीटीआई वालों को डंडे वंडे मार के, इनके हाथ पैर बांध के, जैसे 18 में नून लीग के साथ किया था, इस वक्त इनके साथ हो रहा है, 8 को भी ऐसे ही होगा? देखिए, थोड़ा इसमें वो उज़मा भी बैठी है, इसका जवाब तो वो देगी, लेकिन थोड़ा इसमें फ़र्क होना चाहिए। 2018 और 2024 के इलेक्शन में आप कहते हैं कि इनके हाथ बांध, पाँव में हथकड़ी डाल के वगैरह वगैरह, थोड़ा फ़र्क है। वो ये कि आपने उसके पस मंज़र में जाना है। अगर फ़र्ज़ करें कि 2018 से पहले 2016 और 16 और 17 में जो कुछ हुआ, पानामा को बुनियाद बनाकर अकामा की बुनियाद पर उसको निकाला गया। सर 2014 से शुरू हो गया था धरना। तो धरना तो 2014 से शुरू हुआ। तो उसका मकसद क्या था? पार्लियामेंट पे हमला, टीवी सेंटर पे हमला, 18 और 19 ग्रेड के ऑफिसर्स की ज़िद कोप करना और सुप्रीम कोर्ट की दीवारों को दुबिगाट बनाना, ये तमाम चीज़ें आपके सामने। हाफिज़ साहब, इंटरप्शन हो जाएगी, लेकिन माजरत के साथ एज ए जर्नलिस्ट मैंने इन चीज़ों से पाकिस्तान को कमज़ोर होते हुए देखा। हमने धरने करके एक मुंतखब वज़ीर आज़म को नाहल करके अकाउंट रिसीवेबल पे, अब हमने उस तजर्बे को दोबारा दोहराया। इमरान के साथ हमने वही कुछ किया और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ किया। हम अकल नहीं हमें आई कि हमने पहले नुकसान किया मुल्क का, तो अब अकल कर लें। हमने उसी चीज़ को दोबारा दोहराया। इस नुकसान में कौन शरीक थे ना? इस मुल्क में जज़ा और सज़ा का निज़ाम अगर हो, आप सारे लोग रिस्पॉन्सिबल ना, वो सारे, अगर आप सारे लोग आवाज़ उठाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तमाम सियासतदान जब PDM के प्लेटफार्म से वो आवाज़ उठा रहे थे तो अब भी उठाना चाहिए कि वो कौन थे। सिर्फ इमरान खान जिम्मेदार थे? इमरान खान की हैसियत तो एक मोहरे की थी, जिम्मेदार तो उसमें हम आपके बाजवा साहब भी शामिल थे, उसमें फैज़ साहब भी शामिल थे, साकिब निसार भी शामिल थे, वगैरह वगैरह। ये सारे पूरा उस वक्त का सिस्टम जो इस मुल्क को रन कर रहा था, वो सारे जिम्मेदार है उसकी। आज जो कुछ मुल्क के साथ हो रहा है या हो चुका है, आज इस जिम्मेदारी में, इस तमाम नुकसानात में वो सब शामिल है। ख्वाह माशी तबाही हो, आपका सियासी अदम इस्तेहकाम हो, खारिजा पॉलिसी के महाज पर आपकी जो तन्हाई हुई है, जो नाकामियाँ हुई है, उसमें ये सारे शरीक है। अच्छा, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे दोबारा आप इसे कंटेक्ट ले लें। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी ब्रेक में जाने से पहले हाफिज़ अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बात कर रहे थे। मैं पहले भी मिसालें देता हूँ, आज दोबारा आपको दोहरा के मिसाल दूंगा कि आज से 32-33 साल पहले हमारा रुपया जो था भारतीय रुपये से ज़्यादा तगड़ा था। हमारे 90-92 पैसे में उनका 1 रुपया आता था। आजकल हमारे 3.5 रुपये में, हमारे 3.5 हो तो उनका 1 रुपया मिलता है। तो हमारी इकॉनमी 1/4 हिस्सा पिछले 30-35 सालों में रह चुकी है, 1/4। तो ये हमने अपनी करतूतों से पाकिस्तान के साथ ये जो कुछ किया है ना, अपनी करतूतों से किया, किसी बाहर वाले ने नहीं किया।
अभी भी खुदा न खास्ता अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होती है और हमारे अंदर कैओटिक सीन इतना ज़्यादा पोलराइजेशन है कि हमारे संभाले से बाहर हो जाए तो हमें पहले अपनी तरफ देखना चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ क्या किया। आज एक्सपोर्ट्स के नंबर आए हैं आफ्टर ईयर्स, सालों बाद एक महीना ऐसा है जिसमें 27% एक्सपोर्ट्स ऊपर गई, टैक्स रेवेन्यू का नंबर भी ऊपर है, बट दिस इज़ नॉट इनफ। हमें इस्तेहकाम के साथ इसी 25-30 सस्टेन तो नहीं कर सकेंगे इसको, लेकिन अगर 20% की शरह से पाकिस्तानी बरामदात बढ़ती जाएँ तो 4-5 साल के बाद एक सूरत हाल आएगी कि हम इस क्राइसिस से निकल जाएंगे, जहां अभी भी मुंतखब हुकूमत ने आते साथ IMF के पास जाना है हाथ जोड़ के पैसे मांगने के लिए। 28-29% का इन्फ्लेशन है आज की तारीख में, जो लेटेस्ट नंबर है 28,000 या 3%, और कोई तरीकाकार नहीं है कि 28,000 या 3% से जो सतह गुर्बत के करीब रहने वाली आबादी है उसके 50% के करीब आबादी पाकिस्तान की समझ लें कि वो ज़िंदा रह सके 28% इन्फ्लेशन के साथ, नहीं रह सकती। हमने लोगों को और गरीब कर दिया। तो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब सिचुएशन जो नज़र आ रही है, लेकिन हमारे पास हिकमत अमली नहीं है, हम अपने स्कोर सेटल करने के चक्कर में सारे। देखिए हमारे पास क्या कैसे हिकमत अमली आएगी? जब हम तमाम सियासी जमातें पावर पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर आप बताइए इधर फिर राज किसकी होगी? आवाम की राज होगी, आवाम की हुकूमत होगी। जब तमाम सियासी पार्टियाँ बिलखुसूस बड़ी सियासी पार्टियाँ ताकतवर को देखते हैं, हालांकि हम तो कहते हैं कि असल ताकत का सरचश्मा अल्लाह के बाद तो आवाम है, उसकी वोट के ज़रिए, उसकी राय के ज़रिए आपने हुकूमत बनानी है, आपने पार्लियामेंट बनाना है, लेकिन हम आवाम के बजाय कहीं और देखते हैं। तो अगर इसी किस्म की सियासत हम करते हैं, फिर आप मुझे बताइए सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगी, माशी इस्तेहकाम कैसे आएगी? मैंने आपको कहा कि इस सूरत हाल की ख़राबी में, इस 2016-17 से लेकर आज तक इस खराबी में तो एक बंदा शरीक नहीं था। इसमें तो बहुत से किरदार थे। उस एस्टैब्लिशमेंट को अपनी जिम्मेदारी माननी पड़ेगी। उस किरदार के पीछे सियासतदान भी, तो उस किरदार में सियासतदान भी शामिल थे। PTI आप लोग बराबर के कसूरवार हैं क्योंकि आप लोग साथ देते हैं। मैं तो सियासतदान की बात कर रहा हूँ ना। और उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी था, उसमें जुडिशरी भी शरीक थी, उसमें इलेक्शन कमीशन भी था। क्या मैं फर्ज करे जिम्मेदारी कबूल करता हूँ कि मुझसे ज्यादती हुई है? क्या PTI ये जिम्मेदारी कबूल करेगी कि मैंने गलतियाँ की है? उसने क्यों नहीं करेगी? वो क्यों नहीं कबूल करेगी? क्या एस्टेब्लिशमेंट ये गलती कबूल करेगी, इस पर कौम से माफ़ी लेगी कि मुझसे यहाँ गलती हुई है? उस वक्त जो भी किरदार जिस भी हैसियत में वो करते रहे, वो तो बहैसियत एक ज़ाती शख्सियत के नहीं करता रहा। आज वो करे ना, आज वो कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि पीछे से एक इदारा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर यही सूरत हाल हम घूमते रहते हैं तो फिर ये सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आएगी। अज़मा आपसे पूछें, ये एक बड़ा इशू है। मैं IGI आप लोगों के लिए एक बुरी मिसाल है, लेकिन IGI के ज़माने से लेकर आज तक ये इत्तेहाद बनाने और तोड़ने का अमल जो है ना, बाप पार्टी आपकी हुकूमत बलूचिस्तान में गिरा के बनाई गई थी, आज तक हम उस अमल से बाहर नहीं निकल सके। जब तक हम इस साइकिल को तोड़ेंगे नहीं कि लोगों की ताकत खुद से अवाम अपने वोट से किसी को बनाएं भी और गिराएं भी, तब तक आपके इस्तेहकाम वाली चीज़ जो है ना सिर्फ वो ख्वाब ही रहेगी, उसको यकीनी नहीं बनाया जा सकता। दुरुस्त कह रहे हैं मलिक साहब, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने की ज़रूरत है। अच्छा खासा प्रोजेक्ट इमरान खान जो है उसके पिटने के बाद इस्टेब्लिशमेंट को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने अपने आप को एपोलिटिकल कर लिया था। लेकिन ये जो अभी सेनेटर साहब जो है, मुझे तो हैरत होती है कि किस तरह से ये सेनेट के इलेक्शन की बात कर लेते हैं और मुझे पूछ रहे हैं कि कौन से सेनेटर थे जिन्होंने हमें वोट नहीं डाला पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन की। उसकी लिस्ट तो आपके पास है ना, वो आपके साथ, आपको पता है किन किन को आपने किस किस तरह से है मैनेज किया था पार्टी को डिफाई करने के लिए। तो वो अपने आप से पूछ लें, अपनी पार्टी से लिस्ट ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि जो 200 केसेस का रोना रोते हैं बार बार, क्या इमरान खान के ऊपर बेटे से ख्याली तनख्वाह लेने का कोई केस है? क्या जो इमरान खान है उसके ऊपर नारोवाल स्टेडियम बनाने का कोई केस है? क्या इमरान खान के ऊपर जो है वो कोई 15 किलो हीरोइन जो है वो डालने का केस है? इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला करने का केस है, पेट्रोल बम बनाने का केस है, 9 मई के अंदर पूरे मुल्क में आग लगाने का केस है, इमरान खान की ज़कात और खैरात खाने का केस है, तोहफे बेच के खा जाने का केस है, अपनी बेगम समेत। ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि खातून अव्वल जो हैं वो भी माशाल्लाह जो है वो करप्शन के केस के अंदर जो है उनको सज़ा हुई है और वो माशाल्लाह बड़े आराम से, मरीम नवाज साहिबा जो है वो अडियाला के कीड़े उनको खाते रहे
उनको जो है वो एल शेप एक चबूतरे के टाइप का बाथरूम उनको मिला था जिससे वो चादर डाल के इस्तेमाल करती थी। मोहतरमा जो है बनी गाला के अपने नरम बेड के ऊपर सोएंगी, अपना कमोड और अपना जो बाथरूम है वो इस्तेमाल करेंगी। और अभी भी इनका रोना धोना जो है वो चल रहा है, अभी इनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है। वो जो कानून सबके लिए बराबर होना था वो कहाँ है? मेरा सवाल ये है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने 3 दफा हुकूमत किया इस मुल्क के अंदर, किसी एक केस का कहा हो कि फलाने केस के अंदर उन्होंने किकबैक्स ली हैं, उन्होंने कोई हीरे खरीदे बेचे थे, उनकी बेगम साहिबा जो 5 कैरेट से कम हीरा नहीं पहनती थी, या जो है वो किसी मनी जो है वो लॉन्ड्रिंग का केस उनके ऊपर आपने बना के देख तो लिया, लेकिन उसके ऊपर एनसीए तक ने कहा कि कोई केस जो है शहबाज साहब के ऊपर प्रूव नहीं हुआ। इन्होंने सब कुछ करके देख लिया। इमरान खान के ऊपर मुर्गी चोरी का केस नहीं है, इमरान खान के ऊपर बहुत हीनियस केस है और वो केसेस उसने खुद बनवाए हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने, शहबाज साहब ने तो नहीं कहा था मुल्क में आग लगवा दो। मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज साहब ने तो नहीं कहा था कि पूरी कैंपेन करो, लोगों को तैयार करो कि वो जाकर चढ़ दौड़े इदारों के ऊपर और उनके घरों में घुसकर वहां पर आग लगा दे। ये करते ही क्या? आज आपने कैप्टन सफदर साहब की एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा जो है वो खड़ा है पीटीआई का झंडा लेकर और उसको प्यार करके गुजर रहे हैं। कैप्टन साहब, ये हमारा कल्चर है। और यहाँ पर अगर कोई हमारा बंदा खड़ा होता ना, इनका प्रोसेशन गुजर रहा होता, अभी तक उसको जो है माँ बहन की गालियां मिल गई होती, अभी तक उसकी ट्रोलिंग हो गई होती, और हो सकता है उसको कुट भी पड़ गई होती इस वक्त वहाँ खड़े खड़े। ये फर्क है इनके और हमारे बीच में। जो रैलियां अभी इन्होंने सरवर बारी साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। नेशनल कोऑर्डिनेटर पतन बारी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। क्या सियासी जमातें आज़ादी के साथ कैंपेन कर सकती हैं? पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं है, लेकिन क्या उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कैंपेन करने की पोजीशन में हैं या नहीं है? देखिए, बिल्कुल नहीं है। ये मैं कोई इस्लामाबाद में बैठ के बात नहीं कर रहा हूँ। अभी हमने सर्वे किया है पूरे पाकिस्तान के 40 अजला में, और इवन देहातों के अंदर, रूरल एरियाज में, जो कभी पहले नहीं होता था, देही इलाकों में भी अगर पीटीआई के लोग इकट्ठे होते हैं तो कोई नंबरदार, कोई और जो मुखबर है, वो पुलिस को कहता है और पुलिस वहां जाती है और लोगों के खिलाफ एक्शन लेती है। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में गालिबन पहला इलेक्शन है जिसमें इलेक्शन से, पोलिंग से 6 दिन पहले एक पार्टी को मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं है कि वो कन्वेंसिंग कर सके, वो डोर टू डोर जा सके, वो अपनी रैली निकाल सके, और उसके बाद पकड़ धकड़ होती है। अभी आपने देखा है कि पिछली एतवार को जो पूरे सरवर बारी साहब, आपकी इस बात को इंडोर्स करने की खातिर मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा कर दूं। अभी समा वालों ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी कि आपने पूरा पंजाब और ये कराची सारा जाके हलकों के अंदर से कवर करना है। मैंने पीटीआई के कुछ कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, रुकने कौमी असम्बली के जो उनके उम्मीदवार हैं। 2 जो थे बेसमेंट से रात के वक्त बाहर आए तो मैंने उनका इंटरव्यू किया। एक फार्म हाउस में रात को छुपे हुए थे, उनकी दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ाई हुई थी, मैं उनकी तस्वीर के साथ उनको पहचान भी नहीं सका कि वही वाले हैं। एक का वहाँ जाके उनसे मुलाकात हुई, एक को उनकी फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए मिले हम रात को 12:30 बजे। तो ये सिचुएशन एक्चुअली पीटीआई के कैंडिडेट्स के साथ है। अगर कोई इसको कह रहा है कुछ और तो वो झूठ कह रहा है, क्योंकि मैं ये खुद विटनेस करके आया हूँ तमाम हलकों में जाके। कम से कम हम पूरा पंजाब तो मेजर डिस्ट्रिक्ट सारे घूमे। नदीम साहब, अभी हमने जो सर्वे किया, ओपिनियन पोल किया है, और हमने लोगों से पूछा है कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, और तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। एक जो सवाल था कि क्या तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल है, तो आपकी हैरानगी के लिए जो पीपल्स पार्टी के हमायत याफ्ता वोटर थे, उनका 67% लोगों ने कहा है कि पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और इवन पीएमएलएन के हामी जो लोग हैं 56% उन्होंने कहा है कि पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फीलिंग है वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के वोटर्स के अंदर भी मौजूद है कि कोई मजा नहीं आ रहा, क्योंकि एक पार्टी के साथ जो है वो सही सलूक नहीं हो रहा है। जो हमें आज़ादी है वो उनको नहीं है, क्योंकि ये लोग हैं, गली मोहल्ले में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और वो कुछ झगड़े वाली बात नहीं करते। वो समझते हैं कि अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो हमारी कम्युनिटी का इशू है, हमें इसको मिलके उठाना चाहिए। तो मेरा अपना एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, फिर मैं आपको खुदा हाफिज करूँगा। क्या आपको लगता नहीं है कि सूरत हाल में बज़ाहिर ये एडवांटेज में जाती है नून लीग के और पीपल्स पार्टी के पंजाब में और सिंध में? मेरा ये इंप्रेशन है ग्राउंड सर्वेस के बाद कि पॉपुलर वोट चाहे पीटीआई के साथ हो, लेकिन वोटिंग डे पे ये चीज़ बेनिफिट करेगी नून लीग को पंजाब में और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को रूरल सिंध के अंदर।
देखिए, अगर हम 1 मिनट के लिए फर्ज कर लें कि पोलिंग जो है फ्री एंड फेयर होगी, उसकी गिनती भी सही होगी, उसके रिजल्ट भी सही होंगे, तो मेरा अपना ख्याल है कि इसका नुकसान PMLN और पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि जो रिजेंटमेंट है PTI के लोगों के अंदर, उसकी वजह से एक एनर्जी जनरेट होगी और उस एनर्जी की वजह से अपना गुस्सा निकालने के लिए इसका इम्कान है कि ज्यादा लोग। और आप टर्नआउट क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, हमारे सर्वे के मुताबिक जो है 80% से ज्यादा लोगों ने कहा कि वो वोट डालने जाएंगे। अभी जो वॉइस ऑफ अमेरिका, अगर 80% टर्न आउट हुआ तो फिर आपका ये तजिया सही होगा। अगर 80% टर्न आउट हुआ, इतना लार्ज नंबर होता नहीं, अगर हुआ तो ये आपका तजिया सही होगा। हम 80% लोगों ने कहा वोट डालने जाएंगे। हमारा ख्याल है कि 60+ टर्न आउट हो सकता है, 60+ हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हुमायूं साहब, आपसे कमेंट। टाइम थोड़ा है इसलिए थोड़ी स्पीड लगानी पड़ेगी। देखिए, इन्होंने बिल्कुल वही बात की जो मैंने शुरू में कही थी, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने जो सवाल पूछे ना इकोनॉमी का, और आपने कहा कि इंडिया कहाँ चला गया और हम क्या चले गए। देखिए, अब सवाल ये हो जाता है, हुआ ये था कि 1960s में जो एक इम्प्रूवमेंट आई थी पाकिस्तान के अंदर, उसने प्रोपेल किया 1980s तक, ठीक है। अच्छा, 1971 में 70s में जो सोशलाइजेशन वाला जो था ना, उसने पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अगर एक किसी ने फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया तो वो जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी थी उसने तबाह करके कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा, अब ये याद रखिए, दूसरा जो हुआ था ये 1980s और 2000 के दरमियान में, इन 2 दिहाई में हम लोगों ने जो डिसीजन लिया। हम बात करते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी की। ग्रीन इकोनॉमी एक्चुअली पानी की इकोनॉमी बनती है, अगर आप सही मानों में देखें। और पानी जो है ना, आपको पर जो मिलियन क्यूसिक फुट का जो पानी है ना, वो आपको तकरीबन $1 बिलियन की इकोनॉमी देता है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने कुछ उसके साथ नहीं किया, हमें कुछ पता नहीं किया, हमने आज तक ऐसे डिवाइस नहीं किया कि हर एक को पानी सही मिला है। उसके बाद हम IPPs कर जहां पे 0.14 सेंट बिजली का यूनिट होना चाहिए था, ये वो जनरेशन होनी चाहिए थी मेगावाट की, वहां पे हम 14 सेंट्स पे कर रहे हैं। तो इन डिसीजन ने किया, लेकिन उसके अलावा ओरिएंटेड, हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तो बिल्कुल नहीं था। आपको पता है कि दो टेन्योर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जीरो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि लैंड लॉर्ड इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अपने लैंड रिफॉर्म्स किए हैं। पाकिस्तान में आज तक लैंड रिफॉर्म्स कंप्लीट नहीं है। आपको पता है कि 1.1% ऑफ पाकिस्तान का जो लैंड लॉर्ड है, वो पाकिस्तान के 22 से 24% एरेबल लैंड को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। आपको इस बात का पता है? कॉर्पोरेट फार्मिंग पे चले जाएं, बड़ी लैंड होल्डिंग का नुकसान नहीं, अगर उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें। बेड़ा घर की जमीन का कर रहे हैं कि पैदावार भी पूरी नहीं लगे। यही हो गया ना, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड नहीं सर, टॉपिक हटे नहीं है। ये वो वजूहात थी जो उस 2 दिहाई में हुआ था कि जब 2000 के बाद, सन 2000 के बाद इंडिया आगे जाना शुरू किया, क्योंकि उनके जो लीडरान थे 1980 से लेके 2000 के दरमियान में, उन लोगों ने जो डिसीजन लिए वो अपने मुल्क के लिए लिए। इन लोगों ने, मनमोहन ने 90 की दहाई में जो प्रोग्राम शुरू किया था ना, उसको किसी ने तोड़ा नहीं, उसको मजबूत किया, वो आगे लेकर गए। हम तोड़ते रहे, हम रोड़ते रहे। हम लोग क्या करते रहे, या सरे महल खरीद लो, या फिर 1990s में क्या हुआ, आपको पता है, सारी कंपनी, हाफिज साहब, अभी सरवर बारी साहब ने उसी वक्त एक सर्वे दिया, सरवर बारी साहब ने, उनका कहना है कि 60% से ज्यादा अगर वोटर्स टर्नआउट होता है तो PTI को बेनिफिट होगा इलेक्शन डे के ऊपर, अगर साफ शफाफ इलेक्शन होता है। आप मुतफिक हैं इससे? नहीं, मेरे ख्याल में, मैं तो पंजाब में तो मैं नहीं घुमा फिरा हूँ, न सिंध में, बलूचिस्तान की सूरत हाल मुझे मालूम है। अब अगर बात PTI की है, एक तो बात यह है कि यहाँ PTI है नहीं फ़िलहाल ग्राउंड पे। आज़ाद उम्मीदवार है, एक ही हल्का इंतखाब से 2-3 उम्मीदवार खड़े हैं। एक कहते हैं मैं PTI से हूँ, दूसरा कह रहा है कि मैं PTI से हूँ। अभी लोगों को पता ही नहीं चलता है कि PTI कहाँ खड़ी है, एक बात। दूसरी बात यह है, जो PTI के सफ़ अव्वल में लोग थे वो सारे रोपोश हैं। जिस पर केसेस है वो भी रोपोश है, जिस पर केस नहीं है वो भी रोपोश है, इंतखाबात से दस्तबरदार है, वो फ्रंट में नहीं आते हैं कि वो रिप्रेजेंट करे PTI को। तो इस सूरत हाल में आप मुझे बताइए कि PTI किस तरीके से अक्सरियत लेगी। 2018 में जब उनको अक्सरियत मिली, वो मिली नहीं, वोट के नतीजे में उनको अक्सरियत दी गई। किसने दी? जो अक्सरियत कम थी उसमें जहाज़ इस्तेमाल हुआ। आज वो जहाज़ भी नहीं है पंजाब में, वो जहाज़ तो कहीं और खड़ा है। और खैबर पख्तूनख्वा में उनको जो अक्सरियत मिली, वो पार्टी के उनको जो रिप्रेजेंटेटिव थे परवेज़ खटक वग़ैरह, वो कहाँ हैं? वो इनके साथ नहीं है। वो किरदार जो 2018 में इनके साथ थे वो नहीं है।
तो बलूचिस्तान के हद तक तो मैं ये कह सकता हूँ और खैबर पख्तूनख्वा के हद तक कि मेरे ख्याल में PTI को एक बलूचिस्तान में तो एक सीट भी नहीं मिलेगी उसको, न कौमी न सूबाई। KP में और बल्दियाती इंतखाबात हमारे सामने। एक मिनट रह जाएगा फिर मैंने लाहौर जाना है। KP में भी मैं ये कह रहा हूँ कि उनको अक्सरियत नहीं मिलेगी। अज़मा बीबी पंजाब में, आप पर सरवर बारी साहब का तजिया आपने सुन लिया, उसको रिस्पॉन्ड आप कैसे करेंगे? जी नहीं, देखिए मैं उनकी राय का एहतराम है जो भी उन्होंने कहा। मुझे नहीं पता, आपको पता सैंपल साइज़ कुछ चंद हज़ारों पे होता है, हमारे तो हज़ारों से ज़्यादा बड़े तो जिस तरफ जलसे हो रहे हैं एक एक जगह के ऊपर, और जलसों के बाहर जो एक जलसा आम होता है, पूरा पूरा शहर जो है वो बाहर निकल के आया हुआ होता है। पता नहीं बारी साहब जो है वो उनका जो भी तज्जिया है, लेकिन मैं कहीं पर भी ग्राउंड में बिल्कुल जो हाफिज़ साहब ने कहा मैं इसको इंडोर्स कर रही हूँ, ग्राउंड पर कहीं पर भी ना आपको कैंडिडेट, ना कोई पार्टी, ना इवन आम पब्लिक बात करती हुई नज़र नहीं आती। मैंने गुजारिश की कि मैं ग्राउंड पर इस वक्त भी बैठी हूँ और मैं अब भी, मैंने बल्कि अपनी टीम से कह रही थी कि मुझे हैरत है कि मुझे PTI की कोई बंदा, कोई टीम, कोई वोटर मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा इस पूरे हल्के के अंदर। पूरे पंजाब में ये सूरत हाल है। एक जो पंजाब के अंदर होता है ना, एक टर्म इस्तेमाल होती है हवा बन जाना, इस वक्त PMLN की हवा बाकायदा तौर पर पंजाब के अंदर तो पूरी तरह जो है वो मौजूद है। KPK के अंदर भी, मानसेरा हो, एबटाबाद हो, सवात हो, आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने तब्दीली का जो खुमार था वो उनका उतर चुका है। जो नए पाकिस्तान की चूरन की शक्ल में इनको जहर की गोलियां दी गई थी वो पूरे पाकिस्तान ने खाई है। मुझे हैरत होती है, सेनेटर साहब अभी भी इकॉनमी पे बात करते हैं, जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके हमें यहाँ तक फेंक के चले गए, IMF का प्रोग्राम करके फिर उसको खुद तोड़ के वो हमें बता रहे हैं। और ब्लूमबर्ग की अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर उन्होंने ये तज्जिया किया कि पाकिस्तान की एक दुआ के साथ ये करूंगा कि जो कुछ अब तक हो चुका है वो कोई अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कम से कम 8 को साफ शफाफ रहना चाहिए। उस दिन ये ना कोई कहे कि बॉक्स पहले किसी से वोटर से स्टफिंग हो गई है, किसी ने भर दिया है, या फॉर्म के ऊपर 200 को 2000 किसी ने कर दिया है, या 120 को 12000 लिख दिया है। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। उस दिन जो वोट जिसको डला है उसी के खाते से निकले भी। अल्लाह करे कि ऐसा दिन आ जाए और इंतखाबी अमल बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाए। हुमायूं अहमद साहब, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, अज़मा बुखारी, सरवर बारी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।